पहली क्लास है डिसोल्यूशन की, थ्योरी का डिस्कशन। और सबसे पहले हम लोग थ्योरी का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से थ्योरी 3 नंबर की आने के चांसेस, इनफेक्ट आती है, कंपार्टमेंट में आती है, एनुअल एग्जाम में आती है, थ्योरी आती है अच्छे खासा। नहीं बेटा, आप कंपार्टमेंट का लेवल जो अच्छा खासा होता है बोर्ड के लेवल से, तो अगर आप कंपार्टमेंट के लेवल को बीट कर लेते हैं तो बोर्ड तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। दैट्स अ सिंपल थिंग। तो देखिए, हाँ अभी हो चुका एग्जाम, मतलब ठीक है, जो था वैसे ही था। आइए देखिए जरा, हमने सेक्शन 37 अब तक पढ़ा था, याद होगा आपको, सेक्शन 37 की पढ़ाई करी थी। और सेक्शन 37 किससे रिलेटेड था? रिटायरमेंट डेथ से रिलेटेड था। सिर्फ एक सेक्शन पढ़ा था, बाकी सारे सेक्शन हमने फंडामेंटल में पढ़े थे, और वो इतने रिलेवेंट होते भी नहीं थे। यहाँ रिलेवेंसी ज्यादा आ जाती है। ये जितने भी सेक्शंस हैं आपके, सीबीएसई में भले ही ना पूछे आपसे, बट बोर्ड के एग्जाम में या सीबीएसई में ना बोल के सीयूटी में अगर बोलेंगे तो दैट विल बी ग्रेट। सो सेक्शन 39 है, ये बड़ा क्लियरली डिफरेंशिएट करता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस है, ये उसकी बात करता है वहां पर। इन सब चीजों के बारे में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले सेक्शन 39 की जो डिटेल्स है उसको लेके चलते, 39 की। ये कहता है, एक बात समझना, बहुत क्लियरली कह रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जब हम पार्टनरशिप की बात करें, एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। भाई चेंज इन पीएसआर में क्या हो रहा है? रेशो बदल रही है। हो सकता है कोई अपनी रेशो पुरानी रख ले, बाकी बदल लें, ऐसे क्वेश्चन करे थे हमने। चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में हो क्या रहा है? डेथ में सारे के सारे पार्टनर थोड़ी डिसॉल्व कर रहे हैं पार्टनरशिप को। एक मर गया, हटा दिया, उसकी जगह पार्टनर्स अपना काम, 3 पार्टनर थे, नया आ गया, देखो इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ डिसोल्यूशन बिटवीन ऑल द पार्टनर्स एट द सेम टाइम नहीं हो रहा है। तो जब डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स एक साथ होता है, तब हम उसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। और अगर एक पार्टनर, 2 पार्टनर या छोटा मोटा माइनर चेंज हो तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। जो चेंज इन पीएसआर था, एडमिशन था, रिटायरमेंट था, डेथ था, अमलगमेशन ऑफ टू और मोर फर्म पार्टनरशिप था, फंडामेंटल में पढ़ा था। रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन पीएसआर करते समय पढ़ाया था। यहाँ देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पर ये, the dissolution of partnership between all the partners of a firm is called dissolution of the firm. In other words, it is the breaking or discontinuance of relationship between all the partners, which is termed as dissolution of the partnership firm. अच्छा, इससे क्या होता है? This brings an end to the existing firm and no business is transacted after dissolution. मतलब सारी एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाती है। आप करोगे तो सिर्फ क्या करोगे? एसेट्स को बेचोगे और लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे आप। दैट यू विल डू, उससे ज्यादा कुछ काम आपको नहीं करना है। ठीक है जी। अच्छा, बिजनेस फर्म का क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, और एसेट्स बेच दी जाती हैं, और लायबिलिटी क्या कर दी जाती है? पे ऑफ कर दी जाती है, उनके क्लेम्स वापस कर दिए जाते हैं। अब प्रॉफिट को कैसे यूटिलाइज करना है ना, लायबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा पेमेंट का, ये हम पढ़ेंगे आगे, इनके प्रोविजंस बने हुए हैं अच्छे अच्छे। आइए, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में यहाँ आता है वो यही है कि डिसोल्यूशन बिटवीन पार्टनरशिप यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन, एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट पेज पे बेटा, भी फर्स्ट पेज पे अभी वो क्या होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 बहुत क्लियरली कहता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब एग्रीमेंट क्या है, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहलाता है ये? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। गॉट इट? सो व्हाट इट सेज नाउ, कि जब हम रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ द पार्टनर्स ब्रेक होता है, ऑल द पार्टनर्स नहीं बोला, सम ऑफ द पार्टनर्स ब्रेक होता है, तब हम इसे क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, फॉर्म नहीं कहते हैं इसको। अच्छा, इस सिचुएशन में क्या होता है? एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, नॉट एग्जिस्टिंग फर्म। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है, और क्या करते हैं? द फर्म में कंटिन्यू अंडर द सेम नेम इफ द पार्टनर सो डिसाइड, या नाम भी बदल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स क्या होता है यहाँ पर? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप
होती है, लेकिन फर्म का डिसोल्यूशन यहाँ नहीं होता है। आपने रेशो बदल ली, ठीक है, बिजनेस तो चल ही रहा है, आपने एडमिशन कर लिया, बिजनेस चल रहा है, आपने डेथ कर दी, रिटायरमेंट वाला पार्ट हो गया, तो क्या चल रहा है, बिजनेस तो चल ही रहा है, नोट्स, नाइस, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये साथ साथ चलेगा तो तुम्हारे लिए आसानी होगी, ये चैप्टर ग्रिप में आएगा, क्योंकि उस समय बहुत हैपजार्ड तरीके से किया गया था। अच्छा, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अब कब हो सकता है, नीचे आपके सामने पॉसिबिलिटीज दे रखी हैं। जैसे हमने बहुत पहले पढ़ा था, क्या होगा, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाए, पार्टनर का एडमिशन हो जाए, पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाए, पार्टनर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी किसी पार्टनर की हो जाए, कोई वेंचर था, मतलब कोई पुल बनाने का, ब्रिज बनाने का, हॉस्पिटल बनाने का, बिल्डिंग बनाने का पूरा हो जाए, तो पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। ये पार्टनरशिप मान लो 2 साल, 4 साल, 6 साल के लिए थी, वो पीरियड खत्म हो गया, तो भी क्या कहलाएगी आपकी ये, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगी, फॉर्म नहीं कहलाएगा ये, ठीक है जी। अच्छा, अब आ रहे हैं हम क्या, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये क्या होता है। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से थोड़ा बड़ी और ब्रॉड कैटेगरी का आइटम होता है। ये दो तरह से होता है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। ऊपर वाले में कुछ नहीं है, रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नो इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट इज देयर। यहाँ क्या है, कोर्ट का इंटरवेंशन के बिना और कोर्ट के इंटरवेंशन के साथ साथ। अब आप देखेंगे कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोल रहे थे, वो चीजें रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी बन जाती है, लेकिन उसके पीछे एक लीगल क्लॉज होता है। क्या क्लॉज होता है, पढ़ते हैं अभी इसको। विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट क्या क्या हो सकता है, सेक्शन 40, रिजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सारे के सारे पार्टनर अपनी कंसेंट से डिसाइड करते हैं, चलो रिसॉल्व करते हैं, पार्टनरशिप को भी और बिजनेस को भी क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, हो गया खत्म। क्या समझ रहे हो, पार्टनरशिप भी डिसॉल्व कर रहे हैं और साथ साथ क्या कर रहे हैं, बिजनेस भी बंद कर रहे हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टनरशिप के साथ साथ बिजनेस भी बंद कर रहे हैं, तो क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। फॉर्म मतलब बिजनेस एंटिटी बंद कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ये पार्टनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट आपस में साइन करा हुआ है कि भाई इस पर्टिकुलर तारीख को, इस पर्टिकुलर डेट को, ये होने के बाद हम अपने आप को क्या कर देंगे, पार्टनरशिप भी बंद हो जाएगी और क्या हो जाएगा, ये फॉर्म भी बंद हो जाएगी। जैसे मैं बताता हूँ, यूएस में एक रिवर है, कोलोराडो रिवर कहते हैं उसको, उस पर वर्ल्ड का एक सबसे मशहूर और सबसे पुराना डैम बना, हूवर डैम कहते हैं उसे। अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजन हूवर थे, उनके नाम पे रखा गया उसको हूवर डैम। साइंटिस्ट भी होगा मतलब, पर मैं प्रेसिडेंट के रूप में जानता हूँ उसे, आइजन हूवर, उसके नाम पे हूवर डैम बनाया गया। हूवर डैम बनाने के लिए इतना रिसोर्सेज चाहिए था, कोलोराडो रिवर जो थी इतनी फास्ट और फ्यूरियस नदी थी ना, उसको रोकना बड़ा मुश्किल काम था। उस डैम में इतना कंक्रीट लगा, इतना कंक्रीट लगा कि अगर आज भी उसको ड्रिल करा जाए ना अंदर, तो कंक्रीट गर्म मिलेगा तुम्हें। 50, 60, 70 साल हो चुके हैं उसे बने हुए, इतना कंक्रीट लगा उसके अंदर, ठीक है। मोर देन 5,000 पीपल डाइड while कंस्ट्रक्टिंग दैट। कैसे, मान लो आप ट्रॉली से आप क्या कर रहे हैं, कंक्रीट डाल रहे हैं उसके अंदर, तो ट्रॉली को पकड़ के, अब तो मशीन मैकेनिकल होता है ना, वहां क्या होता था, इंसान अपने ऐसे ट्रॉली पलट रहे होते थे बीच में जाके, और ट्रॉली के साथ साथ वो भी गए अंदर, और उन्हें निकालने के लिए आदमी थोड़ी जाएगा नीचे, और सीमेंट डाल के उन्हें वही खत्म कर दिया। मोर देन 5,000 पीपल डाइड। वो इतना ज्यादा फाइनेंशियल कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट था, जिसके लिए यूएस की करीब करीब 250, 300 कंपनियों ने पार्टनरशिप करी उस रिसोर्स को पूरा करने के लिए। आइजन हूवर डैम बना, पार्टनरशिप क्या हो गई, खत्म हो गई, और जो फर्म उन्होंने बनाई थी उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, वो भी खत्म हो गई। ऐसा करके बोलते हैं हम लोग, विदाउट क्या है, ये इंटरवेंशन बाय कोर्ट है, सेक्शन 41, कंपल्सरी रिजोल्यूशन है भाई, कोर्ट ऑर्डर ऑर्डर कुछ नहीं देगा। अभी तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है, व्हेन ऑल द पार्टनर्स या ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। अब आप जानते हैं, इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, आपकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पावर क्या होती है, सीज हो जाती है एक लंबी टाइम पीरियड के लिए, मुझे बोलने दे पहले पूरा, ठीक है। अब मान लो पार्टनरशिप फर्म थी, 7 पार्टनर थे, 6 के 6 इंसॉल्वेंट हो गए, एक रह गया, तो भाई वो एक पार्टनरशिप फर्म कैसे चलेगा, उसके लिए तो 2 लोग चाहिए और दोनों सॉल्वेंट होने चाहिए। पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई, पार्टनरशिप क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। और सुनो, इट इज अ डिसोल्यूशन ऑफ अमंग ऑल द पार्टनर्स है, तो जो बिजनेस है अब वो भी नहीं चला सकते आप, वो भी आपको बंद करना पड़ेगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या था,
वही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। एक फ्लॉरी शब्द है एडजेक्टिव के साथ, बैंक्रप्सी। बोलिए कौन बोल रहा था? हाँ भाई सुनो, डैम, लेट मी कंप्लीट। डैम को पूरा करके यूएस गवर्नमेंट को दे दिया ना, अब उसे संभालेगी, मेंटेनेंस करेगी, हमारा क्या काम है उसमें? हाँ तो वो तो, बेटा डैम जब बनता है ना, डैम बनने के लिए क्या होता है, यूएस मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों ने क्या करा, सर्वे किया, 20% पूरा हो गया, पैसा कर दो, 30% पूरा हो गया दे दो, 40% पूरा हो गया दे दो, 10% पूरा हो गया दे दो। जैसे डैम पूरा हुआ सारी पेमेंट चली गई, चली गई पूरी पेमेंट। अब सुन, हाँ तो प्रॉफिट तो होता ही है। तुम्हारा उस डैम को बनाने में मान लो 100 मिलियन लगा, ठीक है, लेकिन तुमने सरकार से तो 150 मिलियन वसूला होगा ना, तो वो तो तुम्हें साथ साथ मिल जाता है, उसके लिए पेंडेंसी थोड़ी होती है। ठीक है। और सुनो, वो जो पार्टनरशिप फर्म बनी थी, उसने डैम का चार्ज हैंडओवर तभी तो किया होगा जब पूरी पेमेंट मिल गई होगी। अरे मेरी बात सुनो, तुम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्टर हो, तुमने दिल्ली से मेरठ तक का हाईवे बना दिया, तुम उसे अपने कब्जे में रखोगे? नितिन गडकरी गोली से उड़ा देगा तुम्हें। बोलो जी प्रॉफिट मिलना है अभी तो। अरे तुमने तो प्रॉपर्टी डेवलप करने करके दे दी। तुमने किसी बिल्डर से घर खरीदा, बिल्डर ने डेवलप कर दिया, प्रॉफिट बना लिया, तुम्हें घर दे दिया, लेकिन बिल्डर कहता तुम नहीं, घर तो मेरा ही है। कैसे कैसे हो जाएगा यार? भाई डैम तो उसी का है जिसका पैसा लगा है। पैसा किसका लगा? सरकार का लगा है। तुम तो कौन हो, बनाने वाले थे। अच्छा सुनो, ऐसे तो बेचारे मजदूर जो घर बनाते हैं किसी का, वो कहे हम तो जाते नहीं, हमने बनाया है तो हमें तो प्रॉफिट चाहिए। ऐसा थोड़ी होगा। तो डैम बना, पार्टनरशिप फर्म बनी, डैम पूरा हो चुका, पैसा ले लिया, वो पार्टनर अपने अपने घर चले गए, डैम इज हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टेक केयर कर रही है उसकी। गवर्नमेंट का जो सिविल डिपार्टमेंट है, पब्लिक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, वो हैंडल कर रहा होगा उसको। वो तो बनाया और छोड़ दिया। ऐसे तो बेचारे ऐसे तो कॉन्ट्रैक्टर क्या होंगे, सांप की तरह कुंडली मार के बैठ जाएंगे हर जगह पे। गॉट इट? हाँ जी बेटा, सेक्शन इस सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। आगे आगे प्लीज आगे देखिए। अच्छा, अगर आपका बिजनेस ही इलीगल हो गया, ठीक है, तो आपको करना पड़े। बिजनेस कैसे इलीगल हो गया? सपोज, सपोज आपने बोला आप एक मेडिसिन बनाते हैं जो क्या करती है, ब्लड थिनर का काम करती है। जैसे मान लो किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ गया, मेडिसिन लेंगे उससे क्या होगा, उनका ब्लड थिन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपकी मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स है। कई बार मरीजों का जो, अब देखो, आपने देखा ना ब्लड गाढ़ा होता है, अगर वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाए तो कहीं से भी निकल जाएगा बाहर। तो आपकी मेडिसिन इतनी स्ट्रांग थी, पानी की तरह बहाती थी, लोग मर जाते थे आपकी। अच्छा, डब्ल्यूएचओ ने क्या करा, उस मेडिसिन को इंटरनेशनली क्या कर दिया, बैन कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया। और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन फॉलो करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी इंडिया में भी क्या कर दिया, उसे बैन कर दिया। तो आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो इलीगल हो गई अब। तो ऐसी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आपने पार्टनरशिप कर रखी है, तो वो फर्म आपको क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी, डिसॉल्व करनी पड़ेगी, और आपका बिजनेस भी क्या हो जाएगा, और आपकी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट वो भी खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं हम किसको, कंपलसरी डिसोल्यूशन कह रहे हैं। मतलब आपके न चाहते हुए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसे बंद करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे when some event has taken place which makes it unlawful for the partner to carry on the business of the partnership firm। जैसे मान लिया जाए आप ना चाइना के साथ बिजनेस करते हैं, आपके 3 चाइनीज पार्टनर और 3 इंडियन पार्टनर्स हैं, और अचानक चाइना के खिलाफ हमारी ना लड़ाई, वॉर डिक्लेयर हो जाए। और वॉर डिक्लेयर होने का मतलब है एनिमी कंट्री है। एनिमी कंट्री के साथ किसी भी तरह का जो बिजनेस होता है वो क्या कहलाता है, इलीगल कहलाता है, अनलॉफुल हो जाएगा हमारे देश में। रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है आज की डेट में, तो रशिया के जो ट्रेडर हैं वो यूक्रेन के साथ अगर कोई ट्रेडिंग करेंगे तो क्या कहलाएगा, देशद्रोह कहलाएगा। समझ रहे हो? एंटी नेशनल कहलाएगी वो चीज। ऐसे ही वैसा वर्षा, यूक्रेन का कोई आदमी अगर रशिया के साथ डीलिंग कर रहा है तो उसको, मतलब वो, उसको तो मौत की सजा मिलनी है, सीधी सीधी बात है। ये तो बहुत गंभीर अपराध कहलाता है, देशद्रोह कहते हैं उसको। तो ऐसी कोई कंडीशन हो जाए कि आपके पार्टनर थे चाइनीज और आप भी थे इंडिया के, चाइना के साथ लड़ाई हो गई, अब तो, अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो फर्म बंदी करनी पड़ेगी। चाइनीज बोलेंगे तुम अपने घर, हम अपने घर, लेट अस क्लोज दिस बिजनेस, और करना पड़ेगा। चाइनीज कहते हैं हम तो नहीं, हम तो करेंगे। हमने कहा हम नहीं कर सकते ना, हम करेंगे हमें चौराहे पे मार देंगे। यू हैव टू कट डाउन द एक्टिविटीज, आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, ये कंपलसरी डिसोल्यूशन है। भाई तीन ही कंडीशन है, अगर एक को छोड़, अच्छा सुनो, अगर सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो जाए तो गया बिजनेस, कौन संभालेगा? एक छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी बिजनेस चला गया, अकेला तो संभाल ही नहीं सकता। दो सॉल्वेंट लोग चाहिए ना, और दो मेजर लोग चाहिए। तो अगर क्या हो जाए, एक को छोड़ के बाकी इंसॉल्वेंट हो जाए, बिजनेस इलीगल हो जाए, और आपकी अनफोर्सीन कोई कंडीशन हो जाए, जैसे
दुश्मन देश के साथ आपका बिजनेस चल रहा था, उसके अगेंस्ट वॉर छिड़ जाए। पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में अगर कोई बिजनेस टाइप थे, आज की डेट में क्या है, वो इलीगल है एक दूसरे के लिए, बेकार है। ठीक है, कोई इजरायली बंदा फिलिस्तीन की लड़की से शादी कर ले, वैसा वर्षा हो जाए, तो देखो, जो अमन चैन वाले कहते हैं कि एक नई बहार चली, नई हवा चली, पता चला हवा में गोली उड़ती है, दोनों के माथे में ढेर करके चली, है ना। शादी के मंडप पे एक मिसाइल गिर गई, है ना, सब हवा में उड़ते नजर आ गए। अरे, मिडिल ईस्ट में हुआ था, पर्सन वाज गेटिंग मैरिड, सेकंड मैरिज कर रहा था, पहली वाली भी गुस्सा आ गया, पंडाल में आग लगा दी। ठीक है, हाँ, टेंट में आग लगा दी उसने, चुपचाप से। 51 लोग बकरे की तरह भुन गए उस दिन। ठीक है, रोस्ट हो गए सारे। भाई चलो, जो भी है, मैं कह नहीं सकता। लेट्स कम टू द पॉइंट। लेट्स कम टू द पॉइंट। क्यों उछल पड़े इतना भाई? हाँ, तो ना, अरे, आगे चलो। कोची थोड़ी कि उसकी तो मुंडी काट दी गई होगी वहीं पर ही। इधर चलो। अच्छा, अब सेक्शन 42 कहता है कि कुछ और कंटीजेंसीज अगर हो जाएं, मतलब सर्टेन कंटीजेंसीज हो जाएं। अच्छा, लेकिन एक बात देखना जरा, यहाँ ना एक क्लॉज आ रहा है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइडेड। हम कह रहे हैं कि कंपल्सरी रिजोल्यूशन, ये जो नीचे कंडीशन बना रहे हैं ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था इनके बारे में, अब कंपल्सरी नहीं था, अब कंपल्सरी हो गया। क्यों कंपल्सरी हो गया बताता हूँ। इफ फॉर्म इज कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स पीरियड एंड उसका टाइम खत्म हो गया। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर बिजनेस का टाइम खत्म हो गया तो बिजनेस चल सकता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा है कि अगर बिजनेस 3 साल के लिए है तो 3 साल के बाद असेंशियली ये बिजनेस बंद होना ही है, तो भाई बंद होगा ना। लेकिन अगर नहीं लिखा, कैन एक्सटेंड इट, यू कैन कंटिन्यू इट। ठीक है, तो ये जो कंटीजेंसीज है कब काम आएंगे, जब पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड कर रखा हो, when it is already mentioned, when it is agreed upon the partners, agreed among the partners, तब if constituted to carry out one or more ventures and by the completion thereof, एक या दो से ज्यादा वेंचर हमने पार्टनरशिप के लिए बनाए। अब जैसे हुवर डाम वाला एग्जांपल था, उनकी पार्टनरशिप फर्म बनी, उसके बाद उन्होंने डीड में लिख दिया था जैसे डैम खत्म होगा हम खत्म कर देंगे, लेकिन ना होता एक क्लॉज तो वो साथ चलते, कोई नया डैम बनाते फिर। अरे भाई, पार्टनरशिप डीड में बोला गया था कि हुवर डैम बनेगा, मान लो हुवर डैम बनेगा और हम अपने आप को अलग अलग कर लेंगे, अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। मान लो उन्होंने डीड में ये ना लिखा होता, तो क्या होता, हुवर डैम बन गया, सरकार को दे दिया। अब पांचों के पास, मतलब 350 फर्म के पास एक्सपीरियंस था, वो किसी नए डैम को बना देते, कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में ले लेते, तो वो भी तो हो सकता है। लेकिन तो वो थोड़ी कहलाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन ये कब कहलाएगा, जब सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, एग्रीमेंट में मेंशन है कि भाई ये टास्क पूरी होगी और बिजनेस क्या हो जाना है, बंद हो जाना है। फिर सुनो, जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव है वो खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव खत्म है तो फिर पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। अब बोलो क्या है? हाँ, वही तो बोला मैंने। कौन सा वाला? है ना, सुनो, थर्ड पॉइंट बोला ना, सेक्शन सेक्शन कौन सा? हाँ, सेक्शन फोर मैंने बोला ना, ऊपर तो इन जनरल लेके चल रहे थे हम, लेकिन यहाँ हम उस पर्सपेक्टिव से लेके चल रहे हैं जब एग्रीमेंट में लिखा है तब। पढ़ो ना, लाइन लिखी है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, वो कंडीशन यहाँ लिखी गई है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। ऊपर सुनो, डेथ ऑफ पार्टनर क्या था, रिकॉन्स्टिट्यूशन था ना, था या नहीं था? ये तो कह रहा है डेथ ऑफ पार्टनर क्या कंपल्सरी डिसोल्यूशन है। क्यों? अगर एग्रीड था, पार्टनरशिप डीड में बोला गया, एक पार्टनर की डेथ हुई, पार्टनरशिप भी खत्म और फॉर्म भी खत्म, तो हो गया। लेकिन ऊपर क्या लिखा था, अगर डेथ होगी तो, हाँ, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है? हाँ हाँ, बिल्कुल करनी पड़ेगी, हाँ लिखा तो है। तब वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन कहलाएगा। अगर लिखा है क्या कि, अगर लिखा है क्या, अगर ऐसा लिखा है, अच्छा सुनो, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, सारे के सारे पार्टनर क्या हो जाएं, एक को छोड़ के इंसॉल्वेंट हो जाएं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डेट में लिखा है कि एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होते ही हमें क्या करना है, पार्टनरशिप खत्म करनी है, बिजनेस भी खत्म करना है, तो भाई हो जाएगा। क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ऐसा लिखा है यहाँ पर। इसकी क्वेश्चन आता है कि मतलब सेक्शन 42 के हिसाब से, एज पर सेक्शन 42
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सब्जेक्ट टू लीड टू या सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन? बेटा क्या बोला था मैंने आपको, डेथ ऑफ द पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप में मेंशन है कि पार्टनर की डेथ होते ही आप फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, तो आप क्या कर लोगे बोलो? ये तो आप ही ने, अगर डीड में नहीं है तो ऊपर वाली कंडीशन बन गई ना, फिर तो रिकॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ऊपर पढ़ा तो हमने, ऊपर ऊपर हमने क्या पढ़ा? ऊपर हमने पढ़ा ना रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना साफ साफ कि अगर डेथ होगी तो क्या होगा, बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, बस पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदल जाएगा। रजिस्टर नहीं दोबारा करना पड़ता, एग्रीमेंट बदलाव करते हैं और फिर जमा करा देते हैं। ठीक है, ऐसी एडमिशन है, एडमिशन है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बदल जाता है, रजिस्ट्रार को पकड़ा देते हो एग्रीमेंट नेसेसरी फीस के साथ, उसे अपडेट कर देता है। लेकिन अगर डीड में लिखा है क्या कि आप क्या करेंगे, डेथ होते ही या एक के इंस्टॉलमेंट होते ही क्या कर देंगे, बिजनेस बंद कर देंगे, तो भाई फिर आपके पास चॉइस नहीं है ना कुछ। जनरली तो जनरली तो डीड देखना है, डीड में क्या लिखा है नहीं लिखा। डीड साइलेंट है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन डीड में क्वेश्चन लिखा हो तो आप रिकॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। हाँ, तो डिसोल्यूशन फिर तो कंपलसरी डिसोल्यूशन आ तो गया। ऊपर क्या था, इंसॉल्वेंसी थी, एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, एक को छोड़ के सारे रिटायर हो गए, तो फिर तो चले गए कैसे बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं बन गए फिर आप, तो कंपलसरी डिसोल्यूशन बन गया वो। आगे चलते हैं। अब आ रही है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। तो ये होता है ना पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, जब किसी की मर्जी होगी तब वो एक नोटिस देगा और अपनी पार्टनरशिप को क्या कर देगा, बंद कर देगा, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। हाँ, लिख तो रखा है पार्टनरशिप एट विल में कोई भी व्यक्ति बाय जस्ट जस्ट सेंडिंग अ नोटिस इसको बंद कर सकता है, काम खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो तो, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, पढ़ लो यार, सुन लो पहले तो, कानून बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। यू कांट चैलेंज द लॉ। अब बनिए लॉ मिनिस्टर, करिए चैलेंज, उसको बदल देना कानून। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में भी कानून बदलना नहीं होता बेटा, इतना मुश्किल थोड़ी। आप इधर देखिए, उसके बाद आएंगे ना नीचे अभी। अब अगर बाकी लोगों को नहीं करना है और बाकी कहते, कुछ कहते हमें करना है, कुछ कहते नहीं करना, तो कंट्रोवर्सी आ गई ना, फिर नीचे आ गया ना डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, वहां जाओगे तुम। अरे जब यूनानिमसली हो जाए कोई चीज तो कोर्ट क्यों जाना? लेकिन जहां डिस्प्यूट हो जाए, तुम चाह रहे हो पार्टनरशिप बंद करो, कुछ चाहते हैं नहीं बंद करना, तो हाँ, फिर तो कुछ चॉइस ही नहीं, फिर तो बंद होगी होगी। तो सेक्शन 43 क्या कहता है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल द फॉर्म में बी डिसॉल्व इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर gives a notice in writing to other partners signifying his or her intention to seeking dissolution of the firm, तो हो जाएगा डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप एट विल में होता है, एक्सेप्शनल केस है, एक के बोलने पे कभी बिजनेस बंद नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप एट विल में ऐसा होता है। चलिए अब देखें जरा कोर्ट कब कब इंटरवेंशन करता है। अच्छा एक बात सुनना, एक बार सुनना। तुम्हारे घर में चोरी हुई, मान लो किसी के घर में चोरी हुई, लाखों का नुकसान हो गया, चोर घर में आग लगा के भी चला गया, ठीक है जी, चोरी भी कर गया, आग जनी, सबूत वबूत कैमरे वैमरे फोड़ के सब चला गया, ठीक है। तो पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर रहे, तुम पुलिस में कंप्लेंट नहीं करते हो, तुमने फायर इंश्योरेंस ले रखा, तुम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम ही नहीं भेजते हो, तुम्हें क्लेम मिल जाएगा, चोरों की तलाश जारी हो जाएगी? नहीं होगी ना। यहाँ क्या लिखा है, एक लाइन पढ़ना, रिजोल्यूशन बाय कोर्ट सेक्शन 44 एट द सूट ऑफ अ पार्टनर। कोर्ट तभी इंटरवीन करेगा जब कोई पार्टनर या पार्टनरशिप फर्म कोर्ट को अप्रोच करे, अदरवाइज कोर्ट के पास करोड़ों मुकदमे पड़े हैं, उसके पास तुम्हारी फालतू फर्म के लिए कोई टाइम नहीं है। इट्स वेरी क्लियर। अभी आपको देख के लगेगा यार ये तो ऊपर भी पड़ा था, हाँ पड़ा था, लेकिन अगर कोई पार्टनर कोर्ट चला जाए तो फिर वो रेजोल्यूशन बाय कोर्ट ही माना जाता है। अब क्या क्या कंडीशन है मैं बताता हूँ। कोर्ट में ऑर्डर पार्टनरशिप फर्म टू बी डिसॉल्व ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। मान लो एक पार्टनर क्या बन जाए, इंसेन हो जाए, पागल हो जाए, एक पार्टनर अपने कपड़े फाड़ रहा है, सबके कपड़े फाड़ रहा है, वर्कर के कपड़े फाड़ रहा है, कस्टमर के कपड़े फाड़ रहा है, ठीक है, पानी पी के कुल्ला मुंह पे करे दे रहा है, किसी कुछ भी करे दे रहा है, तुम उसे बुलाना नहीं चाहते, कहते मैं तो आऊंगा, पागल हो गया, लूनेटिक हो गया। जैसे जैसे चंद्रमा फुल मून होता जा रहा है वैसे वैसे पागलपन बढ़ता जा रहा है उसका, लूनेटिक हो गया बंदा। अब मुझे बताइए, ऐसा आदमी विल ही और शी बी केपेबल ऑफ साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट? नहीं होगा, वो तो मानसिक स्थिति खराब है उसकी। अब मेरी बात सुनो, तुम कहो चल अच्छा तुम निकल जा पार्टनरशिप फर्म से, वो कहता है मैं क्यों निकलूं? आपको मालूम है अगर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जाना होगा तो उसकी कंसेंट भी तो चाहिए, और वो तो पागल है, वो कैसे कंसेंट देगा?
कल को कहता है हाँ जा रहा हूँ, आज कहता है नहीं जा रहा, तो कोई पार्टनर या पार्टनरशिप विल मूव टू द कोर्ट कि देखिए जज साहब, ये आदमी जो है पागल है, इसके चक्कर में हमारी बिजनेस खराब हो रही है। कुछ भी कर देता है बिजनेस में जाके, कुछ भी कर देता है। ठीक है, मतलब बोर्ड मीटिंग चल रही है, टेबल पे बैठ के मुर्गा बन गया, कुकड़ू करने लग गया, क्या करोगे तुम उसका? ऐसी कंडीशन में आप कोर्ट जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और क्या करेंगे, उसको रिजॉल्व कर देंगे। हाँ, क्या पूछ रहा था कोई, बोलो। नहीं, हाँ उसमें तो कंडीशन ऐसी बन जाती है ना, मेरी बात समझो, तुम्हारा बिजनेस एनिमी के साथ चल रहा था, तो इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लोज इट डाउन। सुनो, नहीं करते हो तो पकड़ो, फिर तो इलीगल है ना, जेल जाओगे फिर नहीं करते हो तो, बिल्कुल इलीगल है। दुश्मन है देश के साथ, एनिमी, वो भी वॉर की सिचुएशन में अगर कोई डीलिंग आप करते हो, तो कोर्ट ऑफ लॉ हमारे देश के संविधान के हिसाब से वो क्या है, हमारे देश में इंटरनेशनल एक्नॉलेज रूल है वो तो। अगर आप दुश्मन देश के साथ डीलिंग कर रहे हो, आप रुक जाओ, देखो बहुत सारी पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस की लड़कियों ने अपने सीक्रेट लव अफेयर्स करे जर्मन सैनिकों के साथ। होते जर्मन अच्छे खासे लंबे चौड़े गबरू जवान हुआ करते थे। ठीक है, अब मैं कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ, बताओ। पटा लिया उन्होंने फ्रेंच लड़कियों को, पोलैंड की लड़कियों को, है ना, और हो गया। लेकिन जब जर्मन हारे, उन फ्रेंच लड़कियों को, पोलैंड लड़कियों को, जो जितनी भी लड़कियां थी, चौराहे पे खड़े करके गोली मारी गई। क्या कसूर था बेचारा, दिल के हाथ तो मजबूर थी वो तो, लेकिन मारी गई क्योंकि क्या था, एनिमी सोल्जर के साथ उन्होंने क्या करा, देश के खिलाफ दगाबाजी करी। मतलब अक्षम्य अपराध कहते हैं इसे, अनपार्डनेबल ऑफेंस कहलाता है। एक जब बात की बात होती है वही अलग बोला जाता है। बोलो क्या कहना है। मेरी बात समझो, जो फर्म डिसॉल्व होती है ना, उसका गुडविल कोई मायने नहीं रखता। डिसोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, आप प्रॉफिटेबल नहीं है, आपका फाइनेंशियली वायबल नहीं है, आपका प्रोजेक्ट है, आपको बंद करना है, स्केल डाउन करना है एक्टिविटीज। अभी दो तीन कंडीशन आएंगी और क्लैरिटी आएगी अभी। तो जो फर्म डिसॉल्व होता है ना, यह ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता ही नहीं है, बेकार है। वो आप पढ़ते थे ना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के 4 पेज, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बुलशिट, कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार है, यूजलेस है। गुडविल एक आवारा सी एसेट्स है जो बैलेंस शीट में पड़ी रहती है, जिसको डिसोल्यूशन में सड़क का पत्थर भी नहीं मानते कोई, उसे ट्रांसफर करके छोड़ देते हैं। इट्स एन एब्सोल्यूट लॉस। डिसॉल्व फर्म की गुडविल कोई मायने नहीं रखती। हाँ, कोई भूला भटका मुसाफिर उसे खरीद ले 2-5 हजार में, तो उसकी एंट्री कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। अभी जब हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तब दिखेगा। हाँ, क्या चीज? हाँ, मतलब मैंने एक लाइन ऊपर लिखी है ना, एट द सूट ऑफ अ कोर्ट पार्टनर। पार्टनर, अगर पार्टनर कोर्ट ना जाए तो ऊपर वाली कंडीशन फॉलो कर लोगे आप। लेकिन एक बात बताइए मुझे, तुम एक इंसेन व्यक्ति आपका पार्टनर है, पागल आदमी आपका पार्टनर है, ठीक है, अब आप बताइए बिजनेस चलाओगे कैसे, उसके कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करे, सबके साइन चाहिए, उसके साइन कैसे करोगे? नहीं निकाल सकते ना फोर्सेबली, फंडामेंटल में पढ़ा था आपने, बिना उसकी मर्जी के बिना उसे निकाल भी नहीं सकते हो। तो आप कोर्ट जाओगे ना फिर, कि भाई ये पागल हो चुका है और ये निकल नहीं रहा फर्म से, इसे निकालिए, आप डॉक्यूमेंट्री मेडिकल एविडेंस वगैरह देंगे, ठीक है, ऐसा करके। नहीं क्यों, मुझे, भाई सुनो, आप कोर्ट में अर्जी डाल रहे हो रिकॉन्स्टिट्यूशन करो, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन करेगा। तुम कोर्ट में अर्जी डाल रहे हो कि भाई डिसॉल्व करो, तो डिसॉल्व करेगा, इट इज योर चॉइस। ठीक है, हम तो बोल के चल रहे हैं कि डिसॉल्व करने की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं। When a partner becomes permanently incapable of performing his duties as a partner, आपने साउथ इंडियन फिल्में देखी होंगी, उनमें क्या होता है कि गुंडे के भाई छोटे भाई को हीरो पीट देता है, तो कोमा में चला जाता है ना, और फिर हीरो जब उसके घर जाता है तो वो ऐसे ऐसे करके पहचानता, को पहचानता ही नहीं उसको। ऐसे ही आपका पार्टनर है ना, हाथ चल रहा है ना, पैर चल रहा है ना, मुंह चल रहा है, ऊपर आकाश आसमान में देखा, या कहीं तो उस समय भी नहीं देखते। आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कराने हैं, अप्रूवल करानी है, होता है ना, इंपॉर्टेंट डिसीजन डेमोक्रेटिक बेस पे लेने हैं, 5 पार्टनर है, एक कोमा में पड़ा हुआ है, कैसे काम चलेगा? अब आप उसे हटाना चाह रहे हो तो उसकी कंसेंट भी चाहिए। अब कोमा में गए हुए आदमी की कंसेंट कैसे मिलेगी भाई? तो यू विल मूव टू कोर्ट कि माई बाप, मिलॉर्ड ये आदमी कोमा में है 4 साल से, इसके बिना हमारा काम चल नहीं रहा, इसे हटाइए, जो कंपनसेशन देना कोर्ट ऑर्डर करेगा वो आप दीजिए, उसको निकालिए, एंड देन रिकॉन्स्टिट्यूट,
या फिर कंटिन्यू या डिसॉल्व और स्टार्ट योर बिजनेस अफ्रेश, ऐसा आप कर सकते हैं। गॉट इट? ऐसा चला, और आगे चलिए जरा। अरे जिंदा आदमी का एग्जीक्यूटर थोड़ी होता है बेटा, मेरी बात समझ। जब व्यक्ति दुनिया से कट लेता है उसके बाद एग्जीक्यूटर सीन में आते हैं। जिंदा व्यक्ति का एग्जीक्यूटर क्या कर लेगा? या तो उसने पहले विल बना रखी हो कि अगर मैं 4 साल तक कोमा में रहा हूँ, 5वें साल से मेरे एग्जीक्यूटर को दे देना गाड़ी। ऐसा थोड़ी होता है यार। मैं बना लूंगा बिल कि 4 साल बाद मैं कोमा में जाऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है यार। अच्छा सुनो, वन अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। जैसे मान लिया जाए ये 1 2 3 4 पार्टनर है, ठीक है, ये 5वीं पार्टनर है, ठीक। अभी 5वीं पार्टनर क्या करती है? गुटखा खा के कहीं भी थूक देती है, और अपने गांधीनगर में गारमेंट का बिजनेस कर रहा है, उस दुकान के सामने अपनी एक दुकान पे अपने बेटे के नाम पे खोल दी, और जो डिजाइन डिजाइन उस दुकान है वो डिजाइन डिजाइन वहां भी रखती है। कह रहे हैं बार बार बंद कर ले, कह रहा मेरा बिजनेस थोड़ी, बेटे का बिजनेस करवा लो बंद। बेटा लट लेके खड़ा रहता है, आओ कौन बंद करवा रहा है? ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं? और सबको मालूम है कि इन्हीं की वजह से हो रहा है। सारे डिजाइन यही चुरा के देते हैं, सब कुछ यही करके देते हैं। गिल्टी है ना मिसकंडक्ट का। हम कहते हैं, तुझे निकालेंगे, कहता किसके बाप में था, मैं निकाल के दिखाया मुझे। ठीक है, तो तमंचे निकाल लेता है, ऐसे करके खड़ा हो जाता है। तो क्या करोगे तुम? यू विल गो टू कोर्ट, आप प्रूफ दिखाओगे, वीडियोग्राफी, जो भी डॉक्यूमेंट दिखाना है कि भाई ये तो बार बार क्या कर रहा है, मतलब कंडक्ट मिसकंडक्ट पे गिल्टी है, इसे निकालो। तो कोर्ट अगर लगेगा तो निकालेगा, नहीं लगेगा तो नहीं निकालेगा। ऐसे करके चलता है। व्हेन अ पार्टनर परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बार बार एग्रीमेंट तोड़ रहा है और कुछ कहते हैं तो दबंगई दिखाता है, क्या करेंगे आप? देन यू विल मूव टू द कोर्ट। हमने कहा तुझे निकालेंगे, कैसे निकाल के दिखाओ। हमने कहा फर्म डिसॉल्व कर मेरे बिना कैसे डिसॉल्व हो जाएगी, मैं तो नहीं चाहता डिसॉल्व हो फर्म। तो दिक्कत हो जाएगी ना ऐसे में। अच्छा एक और चीज देखिए जरा, व्हेन अ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म और टू अ थर्ड पार्टी। कई बार लोग क्या करते हैं ना, दुश्मनी में इतने हराम, मतलब इतने खराब खराब काम कर जाते हैं। शब्द गलत बोल रहा था मैं। बहुत खराब खराब काम कर जाते हैं। आई जस्ट टेक एन एग्जांपल। दिल्ली में ना डीडीए के फ्लैट्स बनते हैं, डीडीए के फ्लैट्स दिल्ली में वसंत कुंज में है, दिलशाद गार्डन में है, और इधर मयूर विहार में है। एक ग्राउंड, 1 2 3, मतलब 4 मंजिल के फ्लैट्स बने हुए हैं। तो ऐसी एक फ्लैट्स, मतलब इधर मयूर विहार की तरफ शायद एक था, मैंने तो सुना था किसी से किस्सा। नीचे वाला जो था वो ऊपर वाले को बड़ा तंग करता था, मतलब कभी कुछ कर ले, कभी कुछ कर ले, कभी कुछ कर ले। ऊपर वाले ने बोला मुझे ज्यादा तंग मत कर, अगर मैं फ्लैट से बेच के गया फिर शैतान आदमी को बसा के जाऊंगा। मेरा बसा ले जो करना है। भाई ठीक है, उसने आधी कीमत में फ्लैट गुंडों को बेच दिया। जो टिपिकल टपोरी जो होता है कड़ी पार लोग, उनको बेच दिया। अब वहां क्या हो रहा है? आतंक का राज चलता है, उल्टे उल्टे काम हो रहे हैं उस फ्लैट में, कुछ भी हो रहा है। वो तो गुंडे तो गुंडापने दिखाएंगे ना। रात रात 1 1 2 2 बजे तक पार्टियां चल रही हैं। ठीक है, बाथरूम अगर बंद है तो बंद है, खुला है तो खुला है, पानी खुल रहा है तो खुल रहा है, लीकेज आ रही है, सीपेज आ रही है। ठीक है, कुछ भी बोले भाई, कभी मालिक को पीट दे नीचे वाले, कभी उसके बच्चों को पीट दें, कभी कुछ भी कर दें वो। तबाही मचाती उन्होंने, क्या करेंगे बताओ? लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते थे, कंप्लेंट कर नहीं सकते थे, तो नीचे वालों को भी घर छोड़ के फिर भागना पड़ा। हम यहाँ बोल रहे हैं पार्टनरशिप में क्या, एक पार्टनर था, वो इन्फ्लुएंशियल पार्टनर था। ठीक है जी। उसने बोला क्या, कल से मेरी जगह पे ये गब्बर सिंह बैठेंगे इसके अंदर। ठीक है, गब्बर सिंह पान खा के बुक लगा के बैठ गए, आपकी पार्टनरशिप की गद्दी पे बैठ गए, अकाउंटेंट को पटक के फेंक दिया किनारे पे। अरे चलो पार्टनरशिप चलाते हैं। क्या करोगे आप बताओ? इज इट पॉसिबल इन अ पार्टनरशिप फॉर्म कि somebody can replace somebody with his own identity? ये कह रहा हाँ, कैसे होता है? हमने पढ़ा था ना फंडामेंटल में, ए रिटायर्ड, ही रिप्लेस हिज सन। नहीं कर सकता वो ऐसा, ना ना, कंसेंट के साथ भी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। अपने अपने मॉनेटरी इंटरेस्ट बेटा, अपने मॉनेटरी इंटरेस्ट जो आप किसी को हैंड ओवर नहीं कर सकते हो। नहीं, या तो आप फर्म छोड़ के जाओ। हैं जी? नहीं बना सकते। फंडामेंटल पढ़ो दोबारा से, नहीं बना सकते आप। ठीक है जी। तो ऐसा कोई दबंग आपकी फर्म में बैठा हुआ है, अब आप कहते हैं कि भैया इसको उसने कर दिया और वो गलत है, आप कोर्ट जाएंगे तो आपको उसका रेमेडी मिलेगा, अदरवाइज नहीं होगा, आप भुगतो उसको। अच्छा कई बार क्या होता है, कुछ लोग पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं, 5 पार्टनर है, 4 तो फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग है, एक की रोजी रोटी उससे चलती है, वो चारों ध्यान नहीं देते हैं, पांचवा ध्यान देता है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल फर्म लॉस कर रही है, पांचवा पार्टनर कहता है भैया बंद कर दो, लॉस पे लॉस बढ़ा जा रहा है, मैं कहाँ से भरूंगा इसको। बाकी कहते हैं हम तो नहीं बंद कर रहे। क्या होगा? जब तक बाकी नहीं चाहेंगे फर्म तो बंद ही नहीं होगी, और लॉस बढ़ता जाएगा,
और ये कहता है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कहता है ऐसे कैसे चले जाएगा, तो जाने भी नहीं दे रहे उससे। अब बोलो तो, हाँ बोला, फंडामेंटल पढ़ो दोबारा से। विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स नोबडी कैन लीव द पार्टनरशिप फर्म एज वेल इफ इट इज नॉट मेंशन इन द डीड। हाँ नहीं कर सकते। मैं रिटायर होकर जाना चाहूँ, पार्टनर की कंसेंट से रिटायर हो सकता हूँ, वैसे नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने डीड में लिखा है कि इफ पार्टनर विश टू रिटायर देन बाय गिविंग 3 मंथ नोटिस ही कैन रिटायर, तब हो सकता है। लेकिन डीड में नहीं है, फिर क्या होगा? बोलिए। हाँ, उसके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। अगर बाकी पार्टनर नहीं चाहेंगे तो वो नहीं होगा रिटायर। हाँ, चाहे वो बिस्तर पे लेटा है, कहता बाबू जी आपकी शक्ल देखनी है हमने, तो कह रहे मेरी फोटो टांग लो, कहता नहीं आप ही को टांगेंगे, तो नहीं होगा सर। या तो फिर एग्रीमेंट में लिखो आप। अरे भैया, अच्छा एक बात बताओ मुझे, चांदनी चौक में जाके देखना कितने लाला बैठे हुए हैं वहां पर, ठीक है, जिनसे सांस सांस भी नौकर बना। मैं एक मजेदार चीज बताता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग में नहीं डाल सकता उसको, बहुत अपसेट है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फनी। लीगल इम्प्लीकेशन तो देख के चलना है ना। नहीं जा सकता, मर्जी के लॉस ही लॉस चल रहे हैं, लॉस ही लॉस चल रहे हैं। कहता भाई छोड़ दो मुझे, कहता ऐसे कैसे जाओगे, तुम्हारे बिना हमारा खाना जब नहीं होता। पर ऐसे समझ रहे हो ना? तो अरे वो रिकॉर्डिंग थोड़ी डालेंगे यार। ठीक है। अच्छा, और कोई ग्राउंड इसके अंदर कोर्ट फील करता है कि भाई हाँ ये डिसोल्यूशन होना चाहिए, तो होगा। आप देख रहे हैं कानून कितनी चतुराई से सारे ऑप्शन ओपन रखता है। कोई और रीजन विच कोर्ट फील जस्टिफाइबल टू क्लोज द फर्म बिजनेस, वो हो सकता है यहाँ पर। पहले इस पे इंपॉर्टेंट लगाना, नीचे वाला जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बोलो क्या? इसको नहीं बेटा, अगले पॉइंट को, डिफरेंस को। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, आगे बोलो। हाँ हो जाएगी, लेकिन अगर कोई एग्री पार्टी है तो वो हाई कोर्ट चला जाए, फिर वो, फिर तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलता है। ठीक, आगे चल। ये डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आता है बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए डिफरेंस वाला ना, आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ लिखना है। इवन इफ बेसिस ऑफ डिफरेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो भी लिखना है आपको। भाई तुम्हारे एग्जाम में था ना क्वेश्चन इस पे, सब कुछ था इसके अंदर, लेकिन पढ़ा नहीं कोई। देखिए, सुनो, टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस बंद होता है? नहीं होता है। लेकिन टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस किस में होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में होता है। और ये बेटा नोट्स देख ले, मेरी शक्ल में थोड़ी लिखा है, नोट्स देख। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? एसेट्स रिवैल्यूड होती हैं, लायबिलिटी रीअसेस होती हैं, और नई बैलेंस शीट बनती है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? एसेट्स सोल्ड या रियलाइज होती हैं, और लायबिलिटी पे ऑफ करी जाती है। बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं, क्योंकि बिजनेस क्या हो गया, बंद हो चुका है। नेक्स्ट, कोर्ट का इंटरवेंशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आई नहीं कोर्ट का इंटरवेंशन कोई। रिकॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट थोड़ी आएगा। भाई मैं अपनी रेशो बदलना चाहता हूँ, मुझे कोर्ट से परमिशन थोड़ी चाहिए। ठीक है, मैं किसी, हमारा कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, हमारा कोई पार्टनर मर रहा है, हम कहते हैं ना ना पहले कोर्ट का ऑर्डर है तब मरेगा भाई। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होता। ये तो बढ़िया है, मतलब किसी के पापा मरने वाले कोर्ट केस कर दो, आदमी मरेगा नहीं फिर तो। ऐसा थोड़ी होता है। भाई वो लाइफ, हमारे देश में लाइफ सपोर्ट हटाना अलाउड ही नहीं है। आदमी घिसता रहेगा, रगड़ता रहेगा। मैं तुम्हें एक बहुत ट्रेजिक केस बताता हूँ, गूगल में सर्च कर लेना। मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक नर्स थी, मतलब 21 साल की, बहुत सेवा करने वाली सुंदर बढ़िया सी नर्स थी। एक फोर्थ क्लास का सफाई कर्मचारी, वो क्या कर रही थी, मतलब जब वो जाते थे अपने ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए जाते थे, और एक एक डार्क रूम टाइप का होता था वहां पर, वो अपने कपड़े वपड़े बदलते थे। तो वो जो सफाई कर्मचारी था उसकी नीयत खराब थी उस पे। तो उसने क्या करा कि उसे लगा कि अब ये कपड़े बदलने के लिए आएगी, तो ही मेड अ रेप अटेम्प्ट टू हर। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसने क्या करा कि वहां जंजीरें रखी हुई थी, कुछ लोहे की जंजीरें होती थी, मतलब होता है जैसे दरवाजे वरवाजे बंद करने के। लोहे की जंजीर से उसने क्या कर दिया, उसको गला ऐसे दबा दिया जो भी, वो एक नर्व उसकी बंद हो गई, और दिमाग में खून की सप्लाई करीब करीब कुछ सेकंड के लिए रुक गई, और उसको वो वहीं पर क्या हो गई, कोमा में चली गई। ठीक है, वो लड़की 40 ईयर्स तक कोमा में रही।
40 ईयर्स तक कोमा में। उस हॉस्पिटल ने उसको रखा कोमा में, अपने पास रखा उसको। मतलब उसका नाम शानबाग, शानबाग है, कभी कभी ना पता नहीं क्या नाम है। नर्स का नाम शानबाग है, सरनेम ध्यान है उसका। अंजनी शानबाग है कुछ करके, आप देखेंगे। इतनी ट्रेजिक स्टोरी है। मतलब उस आदमी को 4-5 साल की सजा हुई, सफाई कर्मचारी, उसने घर बसाया, बच्चे बच्चे सब कुछ हुए। लेकिन वो जवान लड़की जो 21 साल की उम्र में, 40 साल या 35 साल तक वो बच्ची वहां पर कोमा में रही। और फिर 35 ईयर 40 ईयर्स के बाद जाके उसकी डेथ हुई। क्या करा उसने जिंदगी में? कुछ नहीं किया। तो इस तरह के डिसीजंस होते हैं, इस तरह की चीजें भी चलती हैं। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट यहाँ। तो कोर्ट इंटरवीन नहीं करता रिकॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन डिसोल्यूशन में क्या होता है, कोर्ट का इंटरवेंशन हो सकता है। कंडीशन आपके सामने है। कब हो सकता है? जब कोई पार्टनर क्या कर ले, कोर्ट चला जाए। ठीक है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज हो जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, लेकिन वहां इकोनॉमिक रिलेशंस कम्स टू एन एंड, खत्म हो जाते हैं। आगे चल, यहाँ बुक्स क्लोज नहीं होती हैं, वहां बुक्स क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। और इफेक्ट क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट कॉज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है पार्टनरशिप तो बंद होनी ही है आपकी। क्यों बंद होनी है? जो ऑब्जेक्ट था वही खत्म हो गया, तो पार्टनरशिप इज नल एंड वॉइड। ठीक है। सेक्शन 48 पे आ जाइए। अब जरा ध्यान से देखेंगे। सेक्शन 48 कहता है कि अगर बिजनेस बंद हो जाए तो क्या करना है आपको? सारी की सारी एसेट्स क्या कर दी जाती हैं, बेच दी जाती हैं। और उनकी एसेट से जो पैसा है उससे क्या करी जाता है, क्लेम यानी लायबिलिटीज क्या करी जाती है, सेटल करी जाती हैं। तो ये बोल रहा है नीचे सेक्शन 48(1)(a), सेक्शन 48(b), और क्या क्या पढ़ रहा है वो देखते हैं। कह रहे हैं अगर फर्म के लॉसेज हैं, लॉस हो गए, फर्म लॉस है तभी तो आप डिसॉल्व कर रहे हो, तो लॉसेज हैं। सबसे पहले वो कहाँ से पूरे करे जाएंगे? प्रॉफिट से पूरे करे जाएंगे। जो भी प्रॉफिट आपके पास है उससे पूरा करोगे। रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उससे पूरा करेंगे। अगर वो पूरा ना पड़े, पार्टनर की जो कैपिटल है उसे यूटिलाइज करोगे। फिर भी लॉसेस पूरा ना पड़े तो क्या करोगे? पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में यूज होगी, क्या करने के लिए? फर्म के लॉसेस को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी में पार्टनर ओनर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। बताया था कॉर्पोरेट फॉर्म और नहीं, वो तुम्हें नहीं पता। बिजनेस स्टडी जब पढ़ा था ना 11th में, तब बताता हूँ कॉर्पोरेट फॉर्म और नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म क्या होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप नॉन कॉर्पोरेट है। यहाँ लायबिलिटी अनलिमिटेड है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, यहाँ लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। ये कॉर्पोरेट फॉर्म कहलाती है। बोलो। वो वो अलग चीज है यार, अलग चीज है। वो इसके डोमेन से बाहर है। ठीक है। इधर देखिए, एलएलपी के लिए अलग एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कवर नहीं होता वो। यहाँ देखिए आगे। अच्छा, ठीक है जी। अब आपने एसेट्स बेचे और पैसा आया, आपने एसेट्स बेचे और पैसा आया, बोल ठीक है। तो क्या करेंगे अब आप? आपके पास एसेट्स, आप पैसा आया, तो कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले थर्ड पार्टीज आओ जरा समझते हैं कि फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी क्या होता है। देखिए, ये है मान लो मिस्टर, तुम ऐसे एच लगाते हो, ऐसे WH लगाते हो, ऐसे मिस्टर साहनी। ठीक है। ये है पार्टनरशिप फॉर्म में मिस्टर साहनी। ठीक है। ये कौन है? मिसेस साहनी है। ठीक है। और ये कौन है? मिस्टर गब्बर है। ये ठीक है। ये पार्टनरशिप फॉर्म जो है अपने आप में, ये कौन है? अब तो हम फर्स्ट पार्टी बोलेंगे। सेकंड पार्टी किसको बोलेंगे हम? पार्टनर को बोलेंगे। तो मिसेस साहनी जो है वो उनके लिए फर्स्ट पार्टी, लेकिन बिजनेस के लिए कौन सी है? थर्ड पार्टी है। ठीक है। और ये मिस्टर गब्बर भी कौन है? थर्ड पार्टी, आउटसाइडर से। ठीक है जी, अब ध्यान से समझना। इसके अलावा एक और चीज होती है कि हमने मिसेस साहनी से लोन ले लिया, हमने गब्बर से लोन ले लिया, और हमने मिस्टर साहनी से लोन ले लिया। तो आप जरा समझिए क्या होने वाला है। हाँ, पार्टनर्स, पार्टनर्स, थर्ड पार्टी, आउटसाइडर्स। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? थर्ड पार्टी का पैसा वापस करेंगे। मिसेस सानी को, मिस्टर गब्बर को, इनका पैसा वापस करेंगे सबसे पहले। ठीक है। ये थर्ड पार्टी, इनका पैसा वापस करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, पार्टनर्स का लोन, फिर उसे चुकाएंगे। फिर भी अगर पैसा बच गया तो पार्टनर्स की कैपिटल वापस करेंगे। फिर भी अगर पैसा बच गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। उसके बाद पार्टनर जो मर्जी करे उस पैसे का, हमें उससे कोई मतलब नहीं। गॉट इट?
भाई लॉसेस कैसे पूरा करेंगे? पहले आउट ऑफ प्रॉफिट, फिर आउट ऑफ कैपिटल, फिर पर्सनल प्रॉपर्टी में भी यूटिलाइज्ड। एसेट्स को बेचेंगे तो कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले करेंगे थर्ड पार्टी की पेमेंट, फिर करेंगे क्या, पार्टनर्स का लोन, फिर क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल, और जो बच गया उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना है, बांट देना है। ऐसा करना है, ठीक है। नीचे आइए, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसका मतलब बड़ा साफ साफ है। सबसे पहले आप थर्ड पार्टी का पैसा चुकाओ, फिर अगर कोई पार्टनर का लोन है वो चुकाओ, फिर अगर कैपिटल बचती है, अगर कैपिटल पॉजिटिव है, क्रेडिट बैलेंस है, तो डेबिट वाला तो वापस लेंगे ना उससे पैसा, वो। और उसके बाद क्या करना है आपको, बच जाए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटे। जैसे पार्टनर की चॉइस है, जैसे मर्जी खर्च करना चाहे, इट इज देयर चॉइस। नीचे कुछ क्वेश्चन है, आइए देखिए, आप इसका जवाब पढ़ पाएंगे। एबीसी पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयर इक्वली बांट रहे थे, उनकी फर्म डिसॉल्व हो गई। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल कुल मिलाकर 120 की है, क्रेडिट 25,000 के हैं, बी की वाइफ का लोन भी है, ए का लोन भी है, उनकी एसेट से 2,10,000 है। कैसे इस्तेमाल करोगे भाई? सबसे पहले क्रेडिटर और वाइफ का लोन चुकाओगे, उसके बाद किसका पैसा चुकाओगे, पार्टनर्स का लोन, और जो बच गया फिर पार्टनर्स की कैपिटल में बांट देंगे। उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। अरे ये रही ना 50, 40, 30, ये वापस करोगे ना, ये भी तो लायबिलिटी होती है फर्म की, यू विल रिटर्न दिस मनी, करोगे ना वापस, फिर बच जाए कुछ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ता। बोल भाई। हाँ अभी आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉस उस पे भी आ रहा हूँ, बताऊंगा उसकी कंडीशन। तो जितना जितना थोड़ा मतलब तो वो कैपिटल के रेशियो में बटेगा, सीधी सी बात है। देन इट विल बी डिवाइडेड इन द कैपिटल रेशियो, उसके बाद बच जाएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ऐसे होगा ना। अच्छा, ए भी पार्टनर थे, 3-2 की रेशियो में चले थे, मिसेस ए ने लोन दे दिया 20,000 का, एंड फर्म ने मिस्टर बी से भी लोन ले लिया। फर्म डिसॉल्व होती है, एसेट से 25,000 रुपया आता है, बताओ किसको पहले दिया जाएगा? हाँ, ए और बी को मिस्टर ए मानेंगे ना। हाँ तभी तो दिया क्वेश्चन। और उसकी वाइफ को, भाई अब जेंडर इक्वेलिटी यहाँ मत ढूंढो, ठीक है। हाँ, दिस इज वेरी बैड, लेकिन यू कांट फाइंड इट आउट हियर, हियर यू हैव टू स्कोर द मार्क्स, है ना। वो झंडा उंडा बाद में बुलंद करना। लेडी श्री राम जाओ, वहां तुम अच्छे से शेप हो जाओगे, तुम लोग, तुम्हारी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी वहां पर। एलएसआर, आप प्रोफेसर प्रोफेसर बन के जा सकता है। आगे चल, ठीक है, नेक्स्ट 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 प्लीज। इज इट क्लियर? सबसे पहले मिसेज ए का लोन देंगे, फिर बी का लोन वापस करा जाएगा। एबीसी पार्टनर थे, फर्म डिसॉल्व करनी थी। सी कहते हैं कि उसका लोन 50,000 पहले दिया जाए, जबकि क्रेडिटर 30,000 के पड़े हुए हैं, तो क्या होगा? पहले क्रेडिटर को दिया जाएगा, फिर लोन दिया जाएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड शेयर करते थे इक्वली में, वो फर्म डिसॉल्व करना चाहते हैं। जेड कहता है कि उसका लोन 15,000 शुड बी पेड बिफोर द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ठीक कहता है, गलत कहता है? सही कहता है, इज राइट। गॉट इट? अब समझ में आया? अच्छा, अब आप देखिए, एक और चीज समझना, प्राइवेट डेट एंड फर्म्स डेट, ठीक है। अब जरा समझिए, अगर मान लिया जाए फर्म के ऊपर हैवी लॉसेस आ गए, हैवी लॉसेस आ गए, ठीक है, फर्म की हैवी लॉसेस है और पार्टनर्स की भी हैवी लॉसेस है, मान लो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। पहले फर्म अपने लॉसेस पूरे करेगी, फिर जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेगी। पार्टनर अपने लॉस करे या उड़ा दे, उनकी मर्जी। ऐसे पार्टनर क्या करेगा, पहले अपने लॉसेस को पूरा करेगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा तब फर्म की हैवी लॉसेस को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखना जरा। मान लिया जाए ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है, ये पार्टनर सी है, ठीक है। इस पार्टनर का अपनी एसेट्स, इस पार्टनर की अपनी एसेट्स 10 लाख की थी, इसकी अपनी एसेट्स 12 लाख की थी, इसकी अपनी एसेट्स 8 लाख की थी। इस पार्टनर्स की ये क्या थी, पर्सनल पर्सनल एसेट्स है, और ये क्या है, पर्सनल लायबिलिटी है। इसकी अपनी लायबिलिटी 6 लाख की थी, इसकी अपनी लायबिलिटी 10 लाख की थी, इसकी अपनी लायबिलिटी 4 लाख की थी। गॉट इट? ये 4 लाख बचा, ये कितना बचा, 2 लाख बचा, ये कितना बचा, 4 लाख बचा। मालूम है ना, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज क्या कहलाती है, नेट एसेट्स कहलाती है, ठीक है। अच्छा, मान लिया फर्म का जो लॉस है, फर्म्स लॉस, वो मान लो कितना था, सपोज 60 लाख का था, ये मान लो कितने का था, 6 लाख का था। 6 लाख का फर्म को लॉस है, 6 लाख क्या मतलब 12 लाख का था, और 3:2:1 की रेशो में काम चलता था, ठीक है। या मैं बोल लूँ 1:2:2 की रेशो में, ए बी और सी, ये लॉस है। अब मुझे बताओ, ये 12 लॉस का लॉस ये कितना भरेगा, बताओ कितना भरेगा?
2 लाख भरेगा। ये कितना भरेगा? 4 लाख भरेगा। गॉट इट, भरेगा ना? और ये कितना भरेगा? 6 लाख भरेगा। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले? हम बोलेंगे भाई ये तो नहीं भरना पड़ेगा ना अनलिमिटेड लायबिलिटी। हम बोलेंगे पार्टनर तेरा कितना है भाई? 4 लाख है ना? तेरा अपना अपना कितना लॉस लायबिलिटी? 4 लाख, 6 लाख पे कर दे। 4 लाख बचा, इससे हम आराम से वसूली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास कितना पैसे? इसका इतना अपना लॉस 10 लाख है, इसके पास अपना पैसा कितना? 2 लाख। तो फर्म का 4 लाख देना है। अब क्या होगा? क्या होगा? ये तो इंसॉल्वेंट हो गया। अपना चुकाने के बाद तो बचा ही नहीं ना फर्म का देने के लिए, इंसॉल्वेंट हो गया। यही कहानी इसकी है। 4 लाख बचा, 6 लाख देना, ये भी इंसॉल्वेंट हो गया। गॉट इट? थैंकफुली इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर इज नॉट इन अवर सिलेबस। ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बड़ा बड़ा बताना चाह रहा हूँ कि पार्टनर की पहली प्रायोरिटी क्या होगी? पहले अपने लोन को चुकाएं, फिर फर्म को कंट्रीब्यूट करें। फर्म की पहले क्या होगी? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लोन चुकाएं, फिर बचे हुए पैसे को क्या करें? पार्टनर्स को दे सकें। हाँ हाँ, ये अभी दिखा रहा हूँ ना कैसे आता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखिए जरा एक बार। ये सेक्शन 49 क्या कहता है आपसे? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शेल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ डेट ऑफ द फर्म। उसके बाद कोई सरप्लस बचेगा तो वो पार्टनर्स को बांटा जाएगा उनकी कैपिटल के रेशो में। ठीक है, जिसे वो कैसे भी इस्तेमाल करें, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल करें, कैसे भी करें, किसी उनकी चॉइस है। इसी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शेल बी अप्लाइड फर्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट्स एंड द सरप्लस इफ एनी, इफ द सरप्लस इफ एनी अराइजेस, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? उसे फर्म को डेट को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर डज नॉट इंक्लूड द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन। समझदार आदमी क्या करते हैं पता है? अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटा बेटी के नाम पे डाल देते हैं। और हम बोल रहे हैं भाई हम तो इंसॉल्वेंट हो गए, तो इंसॉल्वेंसी में क्या उन्हीं की प्रॉपर्टी तो जाएगी, बेटा बेटी की प्रॉपर्टी थोड़ी निकाल सकते हैं आप। इज दैट क्लियर? तो वो क्या करते हैं, जैसे ही कुछ कमाते हैं बेटे के नाम पे घर ले लिया, बेटी के नाम पे कर लिया, दे मूव इन दैट वे। इस तरह से चलता है काम। गॉट इट? अरे ठीक है। तो इज दैट ओके? हाँ तो पापा के नाम पे कर दो, वो तो अडल्ट ही होंगे। मम्मी के नाम पे कर दो, वो तो अडल्ट होंगे। मौसा मौसी बथेरे होते हैं। हर एक पॉलिटिशियन को मैं यहाँ जानता हूँ, उसके कम से कम नोएडा नोएडा 50 कोठियां हैं उसकी। है। और हर कोठी क्या कर रखी है? अपने भतीजा चाचा मतलब पता नहीं किसके नाम है, सब इंतजार कर रहे हैं कब टपके वो। हाँ लिटरली। जब तक वो जिंदा तब तक तो हड़प नहीं कर सकते उसको। जिस दिन वो कटे, करोड़पति बनेंगे वो लोग। एक एक कोठी की कीमत, अरे इस सेक्शन 37 में 4 कोठियां हैं। मतलब एक मतलब हर घर की कीमत जो है मतलब 5.5 करोड़ 6 करोड़ ऐसे करोड़ की कीमत है उसकी। मेट्रो के किनारे किनारे जो आउटर लाइन के घर है ना सारे के सारे, ठीक है, वो डुप्लेक्स घर वाले होते हैं, वो इंडिपेंडेंट बंगलोज हैं, वो हैं। ऐसे 2 बंगलोज के वहां पर हैं। ठीक है जी। सेक्टर 50 में जितने भी बढ़िया सेक्टर में कोठियां, और इतने बड़े बड़े घर उसके हैं, और सब किसके भतीजे भतीजों के नाम पे कर रखे हैं। और वो हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ते, प्रभु उठा ले उठा ले उठा ले। वो नहीं तो क्यों लेगा बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी तब? से सुनो बेटा मेरी बात समझो। ये तो नाम से नहीं लेना होता, वो बच्चों को गिफ्ट कर सकता है ना। गिफ्ट तो हो सकती है। गिफ्ट तो अपने कुत्ते के नाम पे कर दो तो। आप प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पे कर दो, तो लीगली तो वो हकदार हो गया। भाई आई सरेंडर्ड ओनरशिप ऑफ माई दिस प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ माई किड। उसे वो एग्जीक्यूट करेगा जब 18 साल का होगा, लेकिन अभी तो उसी के नाम पे है। तो बच्चे की प्रॉपर्टी ना मेरी थोड़ी हुई अब। कागज वागज मैंने सब उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिए। अरे सुन लो अब सुनो। गॉट इट? अब रुको। इसका मतलब क्या है कि इफ द एसेट्स ऑफ द फर्म इज नॉट एडिक्वेट एनफ टू पे ऑफ फर्म्स लायबिलिटी, पार्टनर्स हैव टू कंट्रीब्यूट आउट ऑफ देयर प्राइवेट एसेट्स माइनस प्राइवेट लायबिलिटी, तब उसे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और उस कंडीशन में अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर उस कंडीशन में वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन वो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रूल है। उसमें क्या लिखा है देखो, कि मान लो कोई पार्टनर ना इंसॉल्वेंट हो जाए, तो बाकी जो पार्टनर सॉल्वेंट है वो कहेंगे भाई हम क्यों भरे इसका। तो देर वॉज अ कोर्ट केस जो कि ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे हुआ था, गार्नर वर्सेस मोरे का रूल कहते हैं उसको। नीचे लिखा, उसमें लिखा है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो कौन, रिमेनिंग पार्टनर जो है वो उसके पैसे को क्या करेंगे? पे करेंगे। किसके रेशो में? इन 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 देयर कैपिटल रेशो। अपनी कैपिटल के रेशो में क्या करेंगे? उसको पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाँ।
इंसॉल्वेंट कौन? तो फिर तो वी कांट से एनीथिंग। ठीक है। हाँ, हाँ, तो यही भरेगा फिर, यही भरेगा फिर, सब कुछ यही भरेगा। आगे छोटा सा पार्ट और पढ़ लेते हैं। फर्म के डेट और प्राइवेट डेट का डिफरेंस कितना है? फर्म का डेट का मतलब है अपने डेट, आपके लोन, आपके क्रेडिटर, आपके बीपी। प्राइवेट डेट का मतलब पार्टनर्स के प्राइवेट डेट इन देयर पर्सनल कैपेसिटी, लायबिलिटी। यहाँ ज्वाइंटली और सिमिलरली देख, पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्म की लायबिलिटी की तरफ वो क्या करे, कंट्रीब्यूट करे, उससे एस्केप नहीं कर सकते। कंसर्न पार्टनर की लायबिलिटी कंसर्न पार्टनर ही भरेगा, फर्म का कोई रोल नहीं है। फर्म की प्रॉपर्टी पहले फर्म के डेट पे चुकाने में लगेगी, पार्टनर की प्रॉपर्टी पहले पार्टनर के डेट पे लगेगी। और एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक्सेस ऑफ पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी ओवर हिज और हर प्राइवेट डेट, वो इस्तेमाल लगेगा किसमें, फर्म पे लगेगा अगर जरूरत होगी तो। इसी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर इज अप्लाइड फर्स्ट टू पे प्राइवेट डेट, उसके बाद जो बचेगा कहाँ लगेगा, वो फर्म के डेट पे लगेगा। ये डिफरेंस था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, थ्योरेटिकल चीजों को पूरा किया। 2 मिनट मुझे दीजिएगा, देन आई स्टार्ट फर्दर। ठीक है, तब तक आप अगले वाले पेज को पढ़िए। रुक जाओ यार, शांति रखो थोड़ा सा। नाउ सी, अब क्या होने वाला है हमारे पास, हमारा जो पेपर आएगा एग्जाम में, उसमें दो तरह के, मतलब हमारी जो डिसोल्यूशन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, दो तरह की होती है। एक होती है जब आपको बैलेंस शीट गिवन है, और एक होती है जब आपको बैलेंस शीट नहीं गिवन है। तो जब बैलेंस शीट नहीं गिवन होती है, तब हमें क्या करना पड़ता है, एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, विच इज नॉट इन योर सिलेबस, बट इट इज देयर इन सीयूईटी। तो मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा आप। ठीक है, आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सीयूटी वाला टारगेट है वो पूरा करता चलो। अरे बेटा, वो ऑप्शन चूज ही नहीं करना है आपने। वो 5 क्वेश्चन आते हैं, बेकार की क्वेश्चन है वो। और लेकिन उन्हें कैसे करना है वो भी बता दूंगा अगर आपको मौका लगेगा तो। मेमोरेंडम बैलेंस शीट जो है वो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपने देखा था जब मैंने आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का शीट दी थी एडमिशन में, तो क्वेश्चन था ना कि हीज एसेट्स अदर देन कैश इज एज ऐसा था ना। उसमें टेम्पररी बैलेंस शीट बनानी पड़ी थी, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना था। दैट वाज मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट सिलेक्शन में तो नहीं है, बट यू कैन फाइंड इट आउट इन वेयर, इन एडमिशन, इन चेंज इन पीएसआर, इन रिटायरमेंट। तो जब हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे, तो उससे रिलेटेड पार्ट जो होगा ना, उसको भी हम लेके चलेंगे। विल मूव इन दैट वे। हाँ जी, पूछिए, डाउट क्या है? हाँ, वो वही क्वेश्चन है, कल बच्चों ने पूछा था मुझसे। टुटपू सा एक छोटा डाउट है, देखो। दिति ने पूछा था मुझसे कल ये क्वेश्चन, दिति और दूसरी वाली ने, गुनीत ने, गुनिका ने। हुआ ये कि 7,500 की एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, 15,000 की एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। ये क्वेश्चन, ये एडजस्टमेंट है लास्ट वाली। हाँ, आगे समझ में। पहले ये बता, पहले पहले इसका बता, ये भी 15,000 का था ना ऊपर वाला? अच्छा रुक जाओ, ये 7,500 है, आधा कितना है? 3,750, ठीक है, ये वाला। और इसका आधा 7,500। ये तो आपस में सेटल हो गए। अब बच गया कितना? 3,750। ये कितने डिस्काउंट में चला गया? 10%। 10% कितना आ गया? 375, कितनी वैल्यू बची? 3,375 आपके ये वैल्यू बची, ठीक है। और जो ये वाला, जो इसका इसका 50% जो था ये, तो क्या किया? हाँ, लेकिन उसका उसको कितना, 7,500 कितने डिस्काउंट पे? पढ़ लेना क्वेश्चन में क्या लिखा है। रिमेनिंग क्या कर दिया? अरे वो तो दे दिया ना मैंने, ये वाला दे दिया, ये वाला बता ना। अब आप देखिए, अब आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया यहाँ पर। अब आप देखिए, 7,500 से आधा अनरिकॉर्डेड फर्नीचर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो आधा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के अगेंस्ट सेटल कर रहे हैं, इसकी एंट्री करनी नहीं है। आधी जो लायबिलिटी है इसको आप रिकॉर्ड करेंगे, तो आधी लायबिलिटी को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे आप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 7,500 की। और सुनो, ये जो आधा फर्नीचर था, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी थी आपकी? 3,375। तो ये आपके लिए क्या एक बेनिफिट था, तो आपने क्या कर दिया, इधर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को क्या कर दिया, 3,375 करके। तो आपका लॉस कितना आया, बताए लॉस कितना आया?
पहले पूरा तो करने दे मुझे। अब बता क्या डाउट है इसमें। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। मतलब सुनो, मतलब समझ। फर्म ने इस अनरिकॉर्डेड एसेट्स की कीमत इतनी लगाई, समझा? हाँ। उसने बोला ये वैल्यू नहीं है, उसने बोला ये भी वैल्यू नहीं, उसने बोला कि मैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स की क्या वैल्यू मान के दे रहा हूँ, इतनी। तो यही तुम्हारे लिए बेनिफिट कहलाएगा। हाँ, तो इसलिए तो आया। अनरिकॉर्डेड एसेट्स की वैल्यू हम देखो, 7500 की अनरिकॉर्डेड, ये आपकी किताब में डेथ का एक लास्ट क्वेश्चन है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स की वैल्यू, आधी वैल्यू से हमने आधी लायबिलिटी सेटल कर ली। आधी लायबिलिटी अभी सेटल नहीं करी, हमने पे करनी। लायबिलिटी, लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड, आपको तो पे करनी ही करनी है। ठीक है जी। आधी यानी 7500 की लायबिलिटी आपको पे करनी है, इट्स ए लॉस। तो रिवैल्यूएशन में जाके आप डालेंगे, उस रियलाइजेशन में डालेंगे तो डेबिट साइड। ये क्या डेथ है ना, रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन में डालेंगे 7500 का लॉस हो गया। बाकी जो आधी वाली थी, वो आधे फर्नीचर के अगेंस्ट सेटल हो गया। सेटल मतलब तेरा मेरा हिसाब बराबर, अप एंड डाउन कुछ नहीं। आधा ये भी खत्म, आधा वो भी खत्म। अब आधा फर्नीचर बचा 375। इसको 10% डिस्काउंट में हम बोल रहे हैं, मनु तो अपने एग्जीक्यूटर को ले जा। हमने इसकी वैल्यू लगाई कितनी, 3375। तो हमने रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन में 3375 क्रेडिट में डाला, डेबिट में ये रिवैल्यूएशन का हमारे लिए क्या आया, लॉस आया, 4125 का। हाँ जी। अरे अनरिकॉर्डेड एसेट्स की वैल्यू लग रही है तुम्हारी। हाँ, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो। ठीक है। ये क्वेश्चन लोगों को तंग करता है, इसलिए बोलो। तो सुनो, तो भी समझ। आधी वैल्यू को मतलब जब तुम अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड कर रहे हो 10% डिस्काउंट पे ना, तब डिस्काउंट करने के बाद की वैल्यू तो मानी जाएगी तुम्हारी। फिर हाँ, तब तो ये भी लॉस होता तुम्हारे लिए। तब तो 3750, तब तो 3750 चलते। अरे बेटा, इसको आधा कर ले, इसको भी आधा कर ले। आधा ये और आधा ये तो बेकार हो गया। इस आधे की वैल्यू ये लगी और इसकी पूरी लगी। अरे बोल तो दिया मैंने। ये जो आधा था, तो 10% डिस्काउंट पे हमने वैल्यू लगाई ना, तो फाइनल वैल्यू तो 3375 है। ऐसा। ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, वो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है। आधा अनरिकॉर्डेड फर्नीचर आधे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में खपा दिया। फुल सेटलमेंट है ये। हाँ, तो मर्जी है भाई। फर्नीचर का ये क्रेडिटर कहता है मुझे दे दो, मुझे पसंद आ गया। वो 2 रुपए का फर्नीचर पूरी वैल्यू पे ले जाए, हमें क्या मतलब है इससे। इसके आधे का हिसाब ये बना और इसके आधे की वैल्यू ये बनी, तो आपको नेट लॉस बन गया ना। इस तरह से क्वेश्चन था ये। करके देखना उसको, लास्ट क्वेश्चन है। बोलो क्या डाउट है। आपके अनरिकॉर्डेड फर्नीचर की वैल्यू 7500 है। आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की वैल्यू 715,000 है। आधा अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, मैंने कहा क्या रिकॉर्ड करना। हमने कहा ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इसको बोला तुझे पसंद है, उसने कहा पसंद है। आधी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के साथ आधा अनरिकॉर्डेड फर्नीचर सेटल हो गया। खत्म, हमारी बुक्स में आया नहीं, बार बार हिसाब हो गया। हाँ। 15,000 का आधा कितना हुआ। आधा फर्नीचर आधी लाइबिलिटी में सेटल हो रहा है। 15,000 का आधा तो 7500 ही होता है। हो गया। कोई एंट्री नहीं बनी इस पार्ट की। ये आधे को 10% डिस्काउंट में हमने किसी को दे दिया, तो हमारी आधी वैल्यू, इसमें तो पूरा देना है, इसलिए ऐसा हुआ। ये फर्नीचर नहीं आ रहा है इस तरफ, सन्ड्री लाइबिलिटी आ रहा है। सन्ड्री लाइबिलिटी आ रहा है इस तरह से। डिस्काउंटेड वैल्यू को कंसिडर करेंगे ना उससे। हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल